नमस्कार। आप अखबार, टेलीविज़न या अन्य साधनों से देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहते होंगे और देखते होंगे कि देश या विदेश में क्या चल रहा है। बीते वर्ष यानी 2023 में दिसंबर में कुछ बड़ी खबरें आपको देखने को मिली होंगी, जैसे भारत की संसद में लगभग 150 सांसदों का निष्कासन होना। उधर साक्षी मलिक से जुड़ी खबरें भी आपको देखने को मिली होंगी कि उन्होंने रेसलिंग को छोड़ने का ऐलान किया। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं हमारे पार्लियामेंट में आए एक बिल पर। कक्षा 6 से 12 तक आप जब पढ़ाई करते होंगे तो आपने लोकतंत्र को पढ़ा होगा, यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, वो होती है ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की। कि विपक्ष किसी भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर जरा सोचिए, यही विपक्ष गायब हो जाए, यही विपक्ष काम ना करे, यही विपक्ष दिखाई ना दे, तो क्या कोई लोकतंत्र हजारों वर्षों तक इतनी मजबूती के साथ टिका रह सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जी, किसी भी लोकतंत्र को बनाने में और उसको महानता की बुलंदियों तक पहुंचाने में कुछ संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है, जैसे कि न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जरा सोचिए, अगर जुडिशरी देश की सरकार के हिसाब से काम करना चालू कर दे तो विपक्ष तो वैसे ही गायब हो जाएगा, और अगर विपक्ष गायब हो गया तो सरकार के मनमाने रवैयों के कौन रोकने का काम करेगा? सरकार जो चाहे वो करेगी, जो चाहे वो बिल लाएगी, और उनके पास विकल्प भी नहीं होगा, यानी जनता के पास में कोई ऑप्शंस भी नहीं होंगे। जी, बिल्कुल उसी तरीके से एक और संस्था होती है, उसका काम है देश में चुनाव करवाना। जी, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारत का निर्वाचन आयोग, जिसको आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहा जाता है। हमारा जो देश का चुनाव आयोग है उसके कई काम हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट तैयार करवाना। आप देखते भी होंगे समय समय पर वोटर लिस्ट तैयार करवाई जाती हैं। जो 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान आते हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिलता है। दूसरा काम परिसीमन का होता है, यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र कितने एरिया तक रहेगा, इसका जो निर्धारण करता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने का काम करता है। तीसरा काम राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना, और हमारे सारे राज्यों के विधानसभा यानी मुख्यमंत्री के चुनाव को करवाने का काम। ये 3 बड़े काम हमारे निर्वाचन आयोग के होते हैं, और इसको ट्रांसपेरेंट रखना संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए उन्होंने यह बताया कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होंगे उनको किस तरीके से चुना जाएगा। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग को बनाया जाएगा। तो जो उस 1989 तक हमारे देश में, यानी 1989 तक हमारे देश में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अपने वो सह कर्मचारियों के माध्यम से इन सारी प्रक्रियाओं को भली भांति करवाने का काम करते थे। और इनकी नियुक्ति करने का एकमात्र तरीका ये था कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विपक्ष के नेता और हमारे न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये तीनों मिलकर के उनकी नियुक्ति करने का काम करते थे, और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चल भी रही थी। और अगर मैं बात करूं भारत में हुए पहले चुनाव की, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो चुनाव था। वो क्या था उसमें, जब 1951 से लेके 1952 तक भारत में पहली बार, आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव हुए, तो उसमें चुनाव करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती क्या थी? पहली चुनौती ये कि देश की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 70-80% आबादी तो अनपढ़ थी। अब अनपढ़ लोगों को, जिन्हें कभी वोट डालने का अनुभव नहीं था, उनको पहली बार एक चुनाव में भाग दिलाना था। वही जनसंख्या जो जातियों के आधार पर इस कदर बटी हुई थी कि वह शायद एक दूसरे को छूना भी गुनाह मानते थे, और वही आबादी महिलाओं की, अब वह एक लाइन में खड़े होकर वोट डालने का काम करने वाले थे, और राजनीतिक दल लोग उसे पहचान सकें, इसलिए चुनाव चिन्ह बनाए गए, जिससे कि हमारे देश में जो अशिक्षित व्यक्ति आराम से उनको पहचान सकें।
ये काम बड़ी ईमानदारी से करने का प्रयास किया गया और लगभग 6-7 महीने का समय लगा। पूरे देश में इलेक्शन करवाए गए और पहली सरकार बनी। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत के निर्वाचन आयोग की वाहवाही हुई कि उन्होंने एक अनपढ़ देश को, लगभग 40 करोड़ आबादी को एक शानदार चुनाव करवाने का काम किया। हमारे देश के निर्वाचन आयोग को कई देशों में न्योता दिया गया उनके देश में इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि उतना सक्सेसफुल इलेक्शन भारत में वो पहले करवा चुका था। वही इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे सारे चुनावों को करवा रहा था। 1989 में उसे 2 और चुनाव आयुक्त मिले, यानी अब मेन बॉडी में 3 लोग आ चुके थे। अभी 2023 के अंत में भारत सरकार संसद के अंदर एक बिल लाती है और उस बिल में यह चेंज होने की बात करती है कि अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें अब सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और जो हमारे न्यायाधीश थे उनकी जगह एक कैबिनेट के मंत्री आएंगे। यानी कि पहले न्यायाधीश हुआ करते थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे और भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पक्ष और विपक्ष तो आप जानते ही हैं अपनी अपनी तरफ बात करेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक निष्पक्ष अपना एक वहाँ पर वोट रखा करते थे और जो सही आदमी होता था बशर्ते उसी को महत्वता दी जाती होगी। लेकिन अब अगर न्यायाधीश वहाँ नहीं होंगे, कैबिनेट का व्यक्ति होगा और भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री किधर वोट डालेगा? सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री की तरफ वोट डालेगा। और जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों ही वोट डालेंगे तो यानी विपक्ष में वोट बची सिर्फ एक, यानी 2 और 1 के बहुमत से वो जिसको चाहे उसको चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। और जब सरकार जिसको चाहे बना सकती है तो वो जो व्यक्ति बनेगा वो कितना स्वतंत्र होगा, कितना इंडिपेंडेंट होगा, ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं। और जब भारत का चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा तो क्या आप उसको एक स्वतंत्र निकाय यानी इंडिपेंडेंट बॉडी कहेंगे? और जब वो इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा, स्वतंत्र ही नहीं होगा, दबाव में होगा, किसी की कृपा से आया हुआ होगा, तो वो कितनी ईमानदारी से काम करेगा? यानी जब देश की मुख्य संस्था जो लोकतंत्र को गढ़ने का काम करती है, अगर वही संस्था एक हाथ में चली जाएगी, प्रधानमंत्री की सरकार वाले कंट्रोल में चली जाएगी, तो कितना निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में हो पाएगा, इस बात की कल्पना आप करिए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो विपक्ष कहां से आएगा? और जब विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे सुरक्षित रहेगी? मुझे लगता है कि 6वीं से लेकर 12वीं तक के उस लोकतंत्र चैप्टर को जो आपने पढ़ा था उस पर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एक वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में आप उसे बंद करके रख दें। मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप उसके बारे में गहन चिंता करें, चर्चा करें और अगर ऐसा कोई बिल जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित होता है तो उसके विरोध करें। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये बिल खतरे में है, खतरे में डाल सकता है हमारी डेमोक्रेसी को, तो उसके प्रति आवाज़ भी उठाई जानी चाहिए। तो ये जो बिल आने वाला था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आपके पास कोई और जानकारी इसको लेकर के हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।